हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम कर रही है जो गंगा नदी के किनारे से सामान उठाकर टेम्स नदी के किनारे उड़ेल देती है। दोस्तों, ये कथन है जॉन सुलिवन का, जो हमारे भारत में कभी एक अंग्रेज अधिकारी रहा था। तो नदियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये अगर हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा। जिन राजाओं ने हमारे भारत पर शासन किया है, उनकी जो राजधानी है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित थी। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जिनको नदियों के नाम से ही जाना जाता है। जैसे हमारे भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी नगर हमें मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित मिले हैं, इसीलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसके बाद हमने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया का मीनिंग ही होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दो नदियों के बीच में स्थित थी। दोनों नदियों के नाम दजला और फरात नदियां थी, जो इराक में कभी किसी समय बहती थी। तो वहां पर यह सभ्यता डेवलप हुई थी। उसके बाद हमने चाइना की एक सभ्यता को देखा जिसको हम पीली नदी की सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों, कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि यदि कोई भी सभ्यता डेवलप होती है तो उसकी जो लाइफलाइन होती है वो नदियां ही होती हैं। तो प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ नदियों को बहुत पूजनीय माना जाता था। वेदों में भी हमारे यहाँ ऋग्वेदिक काल को अगर हम पढ़ेंगे तो हमने देखा कि 25 बार सिंधु नदी का जिक्र आया है, और यमुना नदी का 3 बार जिक्र आया है, और गंगा नदी का 1 बार जिक्र आया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से लोग हमारे भारत में आगे बढ़ते रहे, उन्हें जो भी नदियां दिखी उन्होंने अपने साहित्य में उसी तरीके से नदियों का जिक्र किया है। जब से भारत में राजतंत्र की शुरुआत हुई है, सबसे पहले हमने राजधानी देखी पाटलिपुत्र में। तो ये भी एक ऐसी राजधानी थी जो गंगा नदी के किनारे स्थित थी। इसके बाद हम देखेंगे कि कन्नौज को राजधानी बनाया गया। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी रही है, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित थी। इसके आगे हम देखेंगे कि भारत पर जब बाहर से आक्रमण हुए, उन्होंने भी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सल्तनत काल में हमने देखा दिल्ली को राजधानी बनाया गया। सल्तनत काल का ही एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने दिल्ली से राजधानी हटाकर दौलताबाद बनाई थी। राजधानी परिवर्तित करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उस समय दिल्ली जो थी वो भारत की जो पश्चिमी सीमा है उसके बिल्कुल पास थी। तो यहाँ पश्चिमी सीमा से ही हमारे भारत पर आक्रमण होते रहे। मंगोलों के आक्रमण हुए, कई सारे विदेशी हमारे भारत पर आक्रमण करने आए। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा सुल्तान था, तो उसने सोचा कि दिल्ली पश्चिम सीमा के बहुत पास में पड़ती है, इसीलिए उसने राजधानी परिवर्तित करने का प्लान बनाया। तो राजधानी दिल्ली से हटाकर उसने दौलताबाद को बनाई थी। दौलताबाद एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां पर पथरीली भूमि थी, तो वहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा रहती थी और कृषि के लिए भी उपयोगी जमीन नहीं थी। तो 2 साल बाद राजधानी को दोबारा परिवर्तित किया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और दौलताबाद से दिल्ली दोबारा राजधानी बनाई गई। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि एक दिल्ली का ही सुल्तान हमें दिखाई देता है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा को राजधानी बना दिया गया था 1504 ईस्वी में। इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये जितनी भी राजधानियां बनाई गई थी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो आगरा हो, ये यमुना नदी के किनारे ही बनी हुई हैं। उसके बाद दिल्ली बहुत समय तक मुगलों की भी राजधानी रहा था। तो ये सारी जो राजधानियां हम यहाँ पर देख रहे हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही स्थित थी। तो नदियों के किनारे राजधानी को इसलिए बनाया जाता था जिससे यहाँ पर कृषि के लिए यहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, तो यहाँ से जो राजा थे उनको टैक्स भी ज्यादा मिलता है और पीने के लिए पानी भी साफ मिलता है। यदि हम दिल्ली और आगरा के किलों को देखेंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि किले के चारों तरफ यमुना नदी बहती थी। यदि आप आगरा के किले को देखेंगे तो वहां भी हमने देखा कि आगरा का जो लाल किला है उसके चारों तरफ यमुना नदी के पानी को इस तरीके से बहाया जाता था कि बाहर से आने वाला कोई भी शत्रु महल पर अच्छी तरीके से आक्रमण ना कर पाए। तो महल के चारों तरफ उन्होंने बड़ी बड़ी खाइयां बनाई थी और इन खाइयों में यमुना नदी का पानी बहता था। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हमें दिल्ली के लाल किले में भी दिखाई देता है। यमुना नदी का चारों तरफ पानी हमें देखने को मिलता है और इस पानी में जहरीले कीड़े छोड़े जाते थे, मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिससे कोई भी शत्रु अगर किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो पानी में यदि फिसल जाता है तो पानी में उसको जहरीले कीड़े और बहुत सारे मगरमच्छ उसको अपना आहार बना सकते हैं। मुगल वंश ने हमारे भारत पर लगभग 300 साल तक शासन किया और 300 साल तक जो राजधानी थी वो यमुना नदी के किनारे ही बनी रही, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो आगरा हो। इसके बाद हमने देखा कि अकबर के द्वारा जो हमारा संगम है जहां पर गंगा और यमुना नदी मिल रही हैं, वहां पर भी एक किले का निर्माण किया गया था। तो ये सभी जो निर्माण है, जो किले बनाए गए हैं, वो यमुना नदी के किनारे इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यदि कोई शत्रु कभी आक्रमण कर दे किले पे तो पानी के माध्यम से हम ये लोग अपनी जान बचा सकते थे। पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और पानी के माध्यम से उस समय हमारे यहाँ व्यापार भी होता था, आज भी होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेज हमारे भारत में लगभग 200 साल तक शासन करके गए और उन्होंने भी यहाँ पर नदियों की महत्ता को समझा। तो हमने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी वो कलकत्ता बनाई गई थी। कलकत्ता भी हमने देखा कि भागीरथी और हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो
तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नदियां जो हैं वो एक तरीके से विकास का प्रतीक भी हैं, क्योंकि नदियों के किनारे की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से खाद्यान्न फसलें भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग समझ गए होंगे कि नदियां हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में रखती हैं। और प्राचीन हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमने देखा कि नदियों को बहुत ज्यादा पवित्र भी माना जाता था। लोग इसमें स्नान करते थे, उसके बाद पूजा करते थे। जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो सभी नदियों के किनारे बनाए गए। नदियों की जो स्थिति है आज वो बहुत दयनीय हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो दो बड़ी नदियां जो उत्तर भारत में बहती हैं, गंगा और यमुना नदी, इनका पानी आजकल इतना दूषित हो गया है, यदि कोई अगर पानी पी भी लेता है तो उसकी दोनों किडनियां भी खराब हो सकती हैं। दिल्ली में यमुना का जल स्तर इतना प्रदूषित हो गया है, यदि कोई इसमें स्नान कर लेता है तो उसको विभिन्न तरीके के चर्म रोग हो सकते हैं। गंगा नदी, कानपुर के आसपास का पानी इतना गंदा हो चुका है, यदि कोई भी व्यक्ति उसमें स्नान करता है तो उसको विभिन्न तरीके के रोग हो सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कंपनियां और फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो डायरेक्टली नदियों में ही प्रवाहित हो जाता है। तो यहाँ से क्या है, जो गंगा और यमुना का जल है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो इस दिशा में भी हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने चाहिए। गंगा और यमुना का जल किस तरीके से हमें स्वच्छ रखना है। वर्तमान स्वरूप को देखते हुए नदियों का जो प्रयोग है वो राजनीति के लिए भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे हमारे भारत में एक नदी है जो चाइना से बहकर आती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो चाइना के द्वारा क्या किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कई सारे बांध बना रखे हैं। चाइना इन बांधों में अपने पानी को स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद भारत को बिना किसी सूचना दिए हुए ये उन बांधों से, उन डैम से पानी छोड़ देता है। तो होता यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में असम के रास्ते प्रवेश करती है, तो जब चाइना के द्वारा यहां से बिना बताए पानी छोड़ा जाता है नदियों का, तो वो सारा पानी बह के असम में आ जाता है। तो असम में एक नेशनल पार्क भी है जिसको हम काजीरंगा का पार्क कहते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि हर साल बाढ़ आती है, बहुत सारे जानवर वहां बह जाते हैं, मर जाते हैं और लोगों को भी इससे बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार के द्वारा भी कई सारे ऐसे प्लान चलाए जा रहे हैं जिससे नदियों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जाए, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब जनता इसमें अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए और नदियों की जो महत्ता है उसको समझने लगे। तो हम आसानी से नदियों को बहुत ज्यादा क्लीन कर सकते हैं और भविष्य में बहुत सारे ऐसे प्लान भारत सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं जिससे नदियों को एक दूसरे में लिंक करने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, अगर नदियों को एक दूसरे में लिंक किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जल स्तर है उसमें भी बहुत अच्छी वृद्धि हो पाएगी और यहाँ पर जो खेती युक्त जमीन है उसमें भी हम अच्छी तरीके से सिंचाई के लिए नदियों का पानी यूज कर सकते हैं। तो नदियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी को ये प्रण करना चाहिए कि नदियों को किसी तरीके से बचाया जाए और नदियों की जो पवित्रता है उसको दोबारा फिर से लाया जाए। जो प्राचीन भारत में, जो प्राचीन साहित्य में जो हमने पढ़ी थी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे लोगों को पता लग सके कि नदियां हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं या नदियों की हमारे जीवन में क्या महत्ता है। नेक्स्ट टाइम किसी और लेक्चर के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।